हेलो स्टूडेंट्स। आप लोग बहुत अच्छे होंगे ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। मैं आपको आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो हमसे ये पूछते हैं कि सर हम ग्रेजुएशन अब हमारा कंप्लीट हो रहा है और मास्टर्स हम कर रहे हैं या मास्टर्स हमारा कंप्लीट होने वाला है, तो हम क्या करें? बीएड करना हमारे लिए अच्छा होगा कि हम बीटीसी करें या नेट जेआरएफ करें? कौन सा बेहतर होगा? ऐसे बहुत सारे प्रश्न, किसमें कितना समय लगता है, ऐसे बहुत सारे प्रश्न हमारे स्टूडेंट्स हमारे सामने लेकर के आते हैं, तो उनको अलग अलग से बताना पड़ता है। आज मैं उन सब बच्चों को जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, फाइनल ईयर में हैं, या जिनको आगे चल करके टीचिंग सेक्टर में अपना भाग्य आजमाना है, जैसे वो प्राइमरी के टीचर बनना चाहते हैं या हाई स्कूल इंटर के टीचर बनना चाहते हैं या डिग्री कॉलेज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बनना चाहते हैं, उनके लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूं कि आपको क्या करना होगा, कैसे करना होगा, कितना आपको समय लगेगा, कितनी आपको तैयारी चाहिए होगी। इन सब बातों पर हम ये वीडियो आपके लिए लेकर के आए हैं कि कौन सा आपके लिए बेहतर पड़ेगा। हम उसको आपको बताएंगे कि आपके लिए कौन सा बेहतर हो सकता है, ताकि आपको आसानी हो अपने कैरियर को चूज करने में। तो आइए इस वीडियो को आप ध्यान से लास्ट तक देखिएगा, जिसमें हम कंपेयर करेंगे, आपको सारी चीजें बताएंगे कि हमारा बीएड जो होता है, बीएड अगर करेंगे तो हम क्या क्या हमारे पास आगे अपॉर्चुनिटीज होंगी जहां पर हम अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और हम अपने सरकारी नौकरी में जो है आ सकते हैं। बीटीसी करके हम क्या क्या कर सकते हैं, नेट जेआरएफ के बाद हमारे पास क्या क्या स्कोप होते हैं, किसमें कितना एफर्ट लगाना पड़ेगा, किसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, इन सब चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए विदाउट गेटिंग डिलेड हम शुरू करते हैं वीडियो को, एक एक चीज़ों को आपको बताते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें बेटा, बीएड की बात करें, बीटीसी की बात करें और नेट जेआरएफ की बात करें, तो सबसे पहले चीज जो आपको जाननी है वो जान लीजिए कि बीएड और बीटीसी दो कोर्सेज ऐसे हमारे हैं जिनके लिए आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है। मतलब आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है, ठीक है। ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, मतलब बीए, बीएससी, बीकॉम, जो कुछ भी आपने जो है किया हो वो आपका होना जरूरी है। ग्रेजुएशन इसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी है, तब आप इसके फॉर्म भर सकते हैं। बीटीसी जिसको हम डीएलएड भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, डीएलएड जो है तो ध्यान रखिएगा, ये भी कहा जाता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, इसको बोलते हैं डीएलएड जो है। तो बीएड करें कि डीएलएड करें कि नेट जेआरएफ करें, और नेट जेआरएफ के लिए आपको मास्टर्स होना जरूरी है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन जिसको हम बोलते हैं, आपको उस सब्जेक्ट में होना जरूरी है। तो ये तो रही एलिजिबिलिटी के बाद, हम ये छोटे में आपको हमने बता दिया। अब एक एक करके हम आपको बताएंगे, फिर इनके बीच डिफरेंस क्या है इसको भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जो है वो पहला पॉइंट जो हम आपके लिए लेके आए हैं, वो पहला आपका है कि बीएड। बीएड क्या है? बैचलर ऑफ एजुकेशन। देखो बेटा, बीएड जो है ग्रेजुएशन के बाद, अर्थात ग्रेजुएशन मतलब आपने बीए किया है, बीएससी किया है, बीकॉम किया है, या कोई और मास्टर डिग्री आपने ग्रेजुएशन डिग्री आपने कोई ली हुई है, ठीक है, बैचलर डिग्री ये आपने किया हो, तो ये ध्यान रखिएगा कि आप इसके बाद बीएड कोर्स कर सकते हैं। अभी इसमें एनईपी में जो हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, इसमें कुछ चेंजेस भी किए गए हैं, 1 ईयर 2 ईयर का। अब हालांकि भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, 2 साल का ही बीएड चल रहा है, तो आप 2 साल के बीएड के कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन कराएंगे। बीएड के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी आपकी ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन होने के बाद आप फॉर्म भरते हैं, आपका जो स्ट्रीम रहा है उस सब्जेक्ट से आप अपना बीएड में एनरोल कराते हैं। जो भी सब्जेक्ट आप ऑप्ट करते हैं, साइंस से हैं तो साइंस के ऑप्ट करेंगे, आर्ट्स ह्यूमैनिटीज से हैं तो आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज का आप ऑप्ट करते हैं, और उससे आप अपना बीएड करते हैं। बीएड के बाद आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं? तो पहले क्या था कि बीएड लोग बहुत तेजी से भाग करके कर रहे थे कि प्राइमरी में बीएड लोगों को एलिजिबल माना गया था कि प्राइमरी टीचर के तौर पर वो फॉर्म भर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग ने इसको खारिज कर दिया और बताया कि बीएड के लोग प्राइमरी टीचिंग के लिए जो है वो सुटेबल कैंडिडेट नहीं है, ये केवल अपर प्राइमरी
मतलब 6 से लेकर के 8 तक जिसको हम बोलते हैं, और 9 से 10 तक जो है, इन क्लासेस के लिए ही ये उपयुक्त हैं, इन्हीं क्लासेस के लिए इनको एलिजिबल माना जाएगा। तो आप अब ध्यान दीजिएगा कि बीएड अगर आप करते हैं तो प्राइमरी के फॉर्म आप नहीं भर सकते, प्राइमरी टीचर्स का आप फॉर्म नहीं भर सकते। लेकिन प्राइमरी का फॉर्म नहीं भर सकते तो इसका मतलब नहीं कि आपकी सारी अपॉर्चुनिटीज समाप्त हो जाती हैं। प्राइमरी का आप नहीं भर पाएंगे, वो अलग बात है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, बीएड में आप जो है, और बीटीसी या जिसको हम डीएलएड कहते हैं, डीएलएड में आपका होगा क्या बेटा, इसमें आप क्या करेंगे, इसमें केवल आप प्राइमरी के लिए एलिजिबल रहेंगे, ठीक है, प्राइमरी के लिए आप एलिजिबल होंगे। और इसमें आपकी जो एलिजिबिलिटी होती है उसको ध्यान रखिएगा, आपको टेट एग्जाम निकालना पड़ता है, टेट या जिसको हम सी टेट भी कहते हैं, जो हमारा सेंट्रल कराती है, सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट हमारा होता है। और एस टेट एक बोलते हैं जिसको हम स्टेट टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट बोलते हैं। ये टेस्ट एग्जामिनेशन आपके होते हैं 150 मार्क्स के होते हैं, इसमें 90 मार्क्स अगर आप लाते हैं आप इसके लिए क्वालिफाई होते हैं। और तब आप, स्टेट एक अलग से एग्जाम कराती, हर स्टेट का अपना अपना है। मैं यूपी के रेफरेंस में बात करूं तो यूपी एक एग्जाम कराता है जिसको कहा जाता है सुपर टेट, जिसको सुपर टेट कहा जाता है। सुपर टेट का आप एग्जाम पास करते हैं, इसकी मेरिट आपकी बनती है, प्लस आपका एकेडमिक कुछ मेरिट का परसेंटेज जोड़ा जाता है, और दोनों को जोड़ करके फाइनल मेरिट बनती है। और तब आप टीचिंग के लिए, पोस्ट के लिए, प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल होते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा डीएलएड टीचर के पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है सरकारी नौकरी की। प्राइवेट नौकरियों में वो जा सकते हैं, जैसे प्राइमरी पे जहां भी सेक्शन है वहां पे वो एलिजिबल हैं, इंटरव्यू दे करके नौकरी अपनी कर सकते हैं टीचर के तौर पर। लेकिन इसके अलावा वो और किसी भाग में नहीं जा सकते। हाँ, प्राइमरी की वैकेंसीज कहाँ कहाँ आती हैं ये भी मैं आपको बता दूं। तो प्राइमरी की वैकेंसीज हर एक स्टेट अपना निकालता है, वहां की प्राइमरी टीचर्स की भर्ती आती है। साथ साथ में हमारे नवोदय विद्यालय, नवोदय विद्यालय में नहीं, सॉरी, केंद्रीय विद्यालय में, हमारे नवोदय में तो 6 से 12 तक ही होता है, केंद्रीय विद्यालय में बेटा हमारे प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसी निकलती है, ध्यान रखिएगा। दिल्ली हमारी निकालती है, डीएसएसएसबी में भी प्राइमरी टीचर्स की भर्ती होती है। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर आप एलिजिबल होंगे अगर आपने डीएलएड किया हुआ है और आपने सी टेट, लेकिन ध्यान रखिएगा अदर स्टेट में और सेंट्रल में केवीएस में भरने के लिए आपको सी टेट क्वालिफाई होना जरूरी है, ठीक है। तो सी टेट होना चाहिए, प्लस उसके अलावा आपकी जो है एग्जामिनेशंस होते हैं उसको आप निकालेंगे, फाइनल मेरिट बनती है, आप वहां पर सिलेक्ट होंगे। और यूपी में आप सुपर टेट निकालेंगे, फिर आपकी मेरिट जुड़ करके फाइनल मेरिट तैयार होती है और आप टीचर बनते हैं। तो ये तो अपॉर्चुनिटी आपके बीटीसी या जिसको हम डीएलएड कहते हैं उनके लिए है। दूसरा हमारा होता है बीएड। अब हम दोनों में कंपैरिजन करके बताते हैं। बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे हैं कि जैसे ही उन्होंने सुना कि अब जो है बीएड प्राइमरी में एलिजिबल नहीं होगा तो उनको लगा कि अब बीएड करने का कोई मतलब नहीं रह गया। लेकिन यहीं पर आप गलती कर रहे हैं, जीवन की बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। बीएड केवल इसके लिए नहीं बना था कि आप प्राइमरी में पार्टिसिपेट कर सकें, बीएड का कुछ पर्पज और भी था। एक पर्पज को हटा दिया गया, अभी बहुत सारे पर्पज आपके बचे हुए हैं, वही मैं आपको यहां इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो ध्यान से सुनिए, बीएड आप करते हैं बेटा तो आप जो जितनी भी टीजीटी की वैकेंसी होती हैं और पीजीटी की, उसके लिए आप एलिजिबल होते हैं। अभी अलग से बताऊंगा टीजीटी के लिए क्या है, पीजीटी के लिए क्या है। टीजीटी की अगर हम बात करें तो 6 से लेकर के 10 तक के जो टीचर होते हैं 6 to 10th क्लास के, उनको हम ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर या टीजीटी टीचर कहते हैं। कहीं कहीं इनको एलटी टीचर भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, एलटी भी कहा जाता है। तो टीजीटी या एलटी के लिए आप एलिजिबल होंगे, इसके लिए बीएड अनिवार्य है, बीएड आपको चाहिए ही। तो पहली चीज, अगर आप थोड़ी सी सोच को ऊंची रख रहे हैं, आप हाई स्कूल इंटर कॉलेजेस में पढ़ाना चाहते हैं तो बीएड उसके लिए अनिवार्य है, आपका बीटीसी या डीएलएड से काम नहीं चलेगा। दूसरा, आपको जो टीटीजी एग्जाम्स होते हैं बीएड के बाद, आप ग्रेजुएशन, मतलब जैसे आपने बीएड किया है प्लस बीए के बाद आपने बीएड किया, उसके बाद आपको टेट पास होना है उस स्टेट का, जो 6 से 8 तक का टेट होता है
वो आप पास करेंगे, या स्टेट का या सेंट्रल का, मतलब सी टेट या स्टेट टेट में कोई एक टेट आप पास होंगे 6 से 8 तक में, तो आप उस राज्य की वैकेंसी भर सकते हैं। टीजीटी के लिए ध्यान रखिएगा, टीजीटी के लिए, हालांकि यूपी में अभी ये लागू नहीं है। यूपी में केवल आप बीए के साथ, ग्रेजुएशन के साथ अगर बीएड हैं तो आप डायरेक्ट टीजीटी के फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर आप दिल्ली में फॉर्म डाल रहे हैं, अगर आप नवोदय विद्यालय में डाल रहे हैं, केंद्रीय विद्यालय में डाल रहे हैं, तो वहां पर आपको सी टेट पास होना अनिवार्य है। तो कहां कहां आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है बेटा, इसको ध्यान से देख लीजिए। आपको अपॉर्चुनिटी जो मिल रही है वो कहां कहां मिल रही है, तो आइए देखते हैं। अभी आपको लग रहा होगा कि ये तो जो है बीएड में हमें बहुत कम अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लेकिन अभी हम आपको बताएंगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी ना, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ वास्तव में बीएड जो है करना ज्यादा बेहतर है ना। तो चलिए, फिलहाल सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है बेटा, ये ध्यान रखिएगा, सबकी अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें ज्यादा बेहतर सर्व करने में मदद करती हैं। तो आइए हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए, अब आइए बच्चों देखते हैं यहां पे, ये तो टीजीटी की बात हम कर रहे थे। अब हम थोड़ा सा और आगे डायमेंशंस को बढ़ाते हैं। टीजीटी में हमारे पास स्टेट का आता है, स्टेट में कहां कहां वैकेंसी निकलती हैं, जो स्टेट जहां पर लगभग, अगर हम हिंदी बेल्ट की स्पेशली बात करें तो आप टारगेट कर सकते हैं एज अ टीजीटी टीचर। तो कहां पर आप टारगेट कर सकते हैं बेटा, आप देखो यूपी में टारगेट कर सकते हैं, यूपी टीजीटी की वैकेंसी आपके लिए एलिजिबल रहेंगे आप। उसके बाद आप झारखंड टीजीटी आती है, आप वहां के लिए एलिजिबल होंगे, झारखंड टीजीटी। उसके बाद आपका बिहार टीजीटी, बिहार टीजीटी आता है, आप वहां के लिए एलिजिबल होंगे, बिहार के लिए। राजस्थान में टीजीटी की वैकेंसी आती है, वहां के लिए आप एलिजिबल होंगे। ये मैं बता रहा हूं, एलिजिबल तो आप हर जगह के लिए होंगे अगर आपने बीएड किया है प्लस सीटेट निकाला है, ठीक है। तो हर एक स्टेट की टीजीटी में आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उनके कुछ अपने पैरामीटर्स और कुछ ऐड होते हैं, जैसे उन्होंने रीजनल लैंग्वेज मांग ली है, तो इस प्रकार से थोड़ी सी समस्याएं आती हैं। तो यहां पर निकलने वाली वैकेंसी यूपी, झारखंड, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, यहां पे आप निकलने वाली वैकेंसीज में दिल्ली में आप एलिजिबल होते हैं। प्लस स्टेट के साथ साथ आप नवोदय विद्यालय, नवोदय विद्यालय में हर साल टीजीटी की वैकेंसी आती है। मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूं, मैं नवोदय विद्यालय में भी एज अ टीचर रह चुका हूं, पढ़ा चुका हूं। बहुत ही अच्छी नौकरी होती है, बहुत ही बेहतरीन नौकरी होती है, और बहुत सारी वहां पे सुविधाएं टीचर्स को मिलती हैं। तो नवोदय विद्यालय की वैकेंसी में टीजीटी के रूप में आप नौकरी कर सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय, जिसको हम शॉर्ट में केवीएस बोलते हैं, केंद्रीय विद्यालय संगठन, यहां पर आप काम कर सकते हैं। दिल्ली का, जिसको डीएसएसएसबी हम बोलते हैं, यहां पर आप काम कर सकते हैं, और स्टेट के टीजीटी के रूप में आप काम कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर नहीं कहीं आप सिलेक्ट हो पाते हैं और आपके पास नॉलेज है, तो बहुत अच्छे अच्छे प्राइवेट स्कूल्स भी हैं जो ठीक ठाक सैलरी आपको देते हैं, 30,000, 35,000, 40,000 तक भी सैलरी देते हैं। वहां पे अगर आपने सीटेट पास किया है और आप ग्रेजुएशन प्लस बीएड हैं और आपने सीटेट पास किया है, तो वहां पर भी अगर आपके पास नॉलेज है तो आप जा करके नौकरी कर सकते हैं। और किसी प्राइमरी सेक्शन में जाएंगे आपको 15-20 हजार मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। यहां पे आप 30 से 40 हजार तक की नौकरी आराम से प्राइवेट कॉलेजेस में भी पा सकते हैं। तो एक डिफरेंस तो आपका ये आ गया कि इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, और उसमें कितनी अपॉर्चुनिटी है, केवल हर जगह आप प्राइमरी के फॉर्म भर सकते हैं और उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। अब ये तो रही बात टीजीटी की, कि बीएड किया तो आपने टीजीटी कर लिया। बेटा ऐसा नहीं है, केवल टीजीटी ही। अभी तक के हिसाब से अगर हम केवल यूपी को छोड़ दें तो लगभग लगभग हर जगह जो पीजीटी की वैकेंसी होती है, पीजीटी मतलब पीजीटी टीचर मतलब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हम इनको बोलते हैं, 10+2 के बच्चों को जो पढ़ाते हैं ना, लेक्चरर भी इनको हम बोलते हैं। तो ये जो टीचर होते हैं इनके लिए भी अदर स्टेट्स में प्लस नवोदय केंद्रीय विद्यालय में बीएड
नेसेसरी है, ध्यान रखिएगा। अगर आप नवोदय विद्यालय, अगर आप केंद्रीय विद्यालय, अगर आप डीएसएसएसबी मतलब दिल्ली, अगर आप और बहुत सारे स्टेट्स हैं, अदर स्टेट्स, अभी तक यूपी को छोड़ करके हो सकता है अब यूपी भी अनिवार्य कर दे आने वाली वैकेंसी में, तो आप मास्टर्स के साथ साथ मतलब पीजी के साथ साथ आपको बीएड चाहिए। क्या चाहिए आपको? बीएड चाहिए, तभी आप लेक्चरर के फॉर्म भर सकते हैं। तो बीएड की इंपॉर्टेंस यहां भी आपके लिए बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, अब चलिए दूसरा डिफरेंस आपको बताते हैं। इनकी वैकेंसीज आपकी बहुत हर साल नवोदय, केंद्रीय, दिल्ली और अदर स्टेट्स में निकलती ही रहती हैं। राजस्थान में लेक्चरर की, हरियाणा में, हर जगह निकलती रहती हैं। तो बहुत सारी वैकेंसी, हमें लगता है हर साल लाखों वैकेंसी मिला करके टीजीटी पीजीटी की पूरे भारत में आती हैं। तो आप एक बेहतर कैंडिडेट हो सकते हैं अगर आपने अच्छे से साल 2 साल तैयारी की है, तो आप निकाल सकते हैं। जैसे आप मुझे देख रहे हैं, मैंने नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय सारे एग्जाम्स निकाले हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि कुछ स्पेशल लेकर के आए थे, यही से पढ़ा है, सीखा है। आप भी सीख सकते हैं, जरूरत है समय पर आपको गाइडेंस मिले। यहां पर मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं कि आप एक अपना विजन तैयार कर लीजिए कि हाँ आपको ये करना है। तो ये तो बीएड हो गया, बीएड की इंपॉर्टेंस रही कि अब बीएड आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आप वीडियो देख करके खुद निर्णय लीजिएगा। और दूसरी चीज, बीटीसी आप करते हैं, डीएलएड करते हैं, तो प्राइमरी और इसके कोर्सेज में भी डिफरेंसेस होते हैं। प्राइमरी का हम कह सकते हैं थोड़ा सा कंपैरेटिवली आसान होता है, लेकिन उतना आसान नहीं होता जितना हम आप समझ के गलती कर बैठते हैं। बल्कि बीएड कर लेने से एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आप ज्यादा फोकस कर सकते हैं। एक एग्जांपल के तौर पर, अगर मेरा कोई स्टूडेंट मुझसे इंग्लिश पढ़ रहा है, तो मैं इतना कह सकता हूं कि अगर वो मुझसे इंग्लिश पढ़ रहा है तो बेटा तुम बीएड करो। बीएड करोगे तुम टीजीटी पीजीटी कहीं ना कहीं या नेट जेआरएफ निकाल के आने वाले 2-3 सालों में नौकरी पा जाओगे, ये मेरी गारंटी है। अगर आप मुझसे जुड़े रहेंगे, लगातार पढ़ते रहेंगे, तो 100% अगर आप मेहनत करेंगे तो हो जाएंगे। उसमें भी प्राइमरी में आपके बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, हर तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, मैथ है, रीजनिंग है, सब कुछ आता है। यहां पे स्पेशली आपको, अगर नवोदय और केंद्रीय विद्यालय को देखें तो एक क्वालिफाइंग पेपर होता है, जिसमें आपको हिंदी इंग्लिश क्वालिफाई करना पड़ता है, प्लस छोटे छोटे मैथ्स रीजनिंग के एक पेपर होते हैं 40 नंबर के, वो आपको ठीक ठाक नंबर लाने होते हैं, प्लस आपका सब्जेक्ट होता है। यूपी में अभी तक लेकिन ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, केवल सब्जेक्ट से आता है। और इसलिए ये नौकरी ज्यादा आसान होती है जिसने सब्जेक्ट पर पकड़ बना ली है। तो ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट पर आपको पकड़ बनानी होती है। तो ये तो रहा, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, आपका सोशल साइंस हो सकता है, आपका साइंस हो सकता है, आपका मैथ्स हो सकता है, आपका इंग्लिश हो सकता है, हिंदी हो सकता है। लेकिन आपको ये पकड़ अगर आपने बना ली है और आपने बीएड किया है, तो आपके हाथ में नौकरी लगभग पक्की होती है। ये मेरा दावा है, ये मैं कह सकता हूं अगर आपने थोड़ी सी पढ़ाई मन से कर ली है। तो टीईटी पीजीटी दोनों के लिए बीएड अनिवार्य है, ये आप ध्यान रखिएगा, वहां पर इंपॉर्टेंस है। अब आता है, बहुत सारे बच्चों ने हमसे ये क्वेश्चन किया कि सर बीएड और नेट जेआरएफ में क्या करें, नेट जेआरएफ में क्या करें। तो सबसे पहले मैं ऐसे बच्चों को बताना चाहता हूं कि बीएड तो आप बीए करने के बाद, आपने बीए कर लिया, अगर बीए के बाद आप एमए कर रहे हैं, मतलब बीए भी जब मैं कहता हूं तो आप ग्रेजुएशन इसको समझेंगे, ध्यान रखेंगे। ग्रेजुएशन के बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, मास्टर्स करते हैं, तो मास्टर्स के बाद या मास्टर्स आप अपीयरिंग में रहते हैं, तभी आप नेट जेआरएफ के फॉर्म भर सकते हैं। नेट जेआरएफ क्या होता है? नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसके एग्जाम्स निकालने पर, जैसे प्राइमरी में जो है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, आप निकालने के बाद प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसी भर सकते हैं, ऐसे ही नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट निकालने के बाद आप जो है पीएचडी कर सकते हैं, आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म कहीं भी भर सकते हैं। पूरे भारत में कहीं भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म भर सकते हैं, ये आपको एलिजिबल बना देता है, ये ध्यान रखिएगा। जेआरएफ इसी का बड़ा भाई है, अगर थोड़ी सी हाई रैंक आती है तो आप जेआरएफ होते हैं, तो आपको ये योग्यता तो मिलती ही है, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म हर जगह आप भर सकते हैं,
प्लस पीएचडी तो आप करते ही हैं, पीएचडी के साथ आपको गवर्नमेंट एक स्कॉलरशिप देती है, फेलोशिप उसको बोलते हैं, एक फेलोशिप देती है जो लगभग 35 से 40 हजार के आसपास आपको गवर्नमेंट फेलोशिप देती है हर महीने। ठीक है, ये लगभग 4 से 5 साल तक आपको मिलता रहता है। 24 महीने बाद ये बढ़ जाता है, लगभग 45 हजार हो जाता है या 50 हजार के आसपास हो जाता है। तो ये आपको एक फायदा यहाँ पर रहता है, लेकिन दोनों के सिलेबस में जमीन आसमान का अंतर है, कंपटीशन में जमीन आसमान का अंतर है। बस ये समझ लीजिए कि अगर ये आपके 10 नंबर पे इसका सिलेक्शन आपका हो जा रहा है तो इसका 50 पे भी सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है। या दूसरे शब्दों में कहें कि 10 क्वेश्चन इसके टीजीटी पीईटी के और 10 क्वेश्चन नेट जेआरएफ के आपके एग्जाम में आते हैं, तो इसमें 10 में से आप 8-9 सही कर पाते हैं, तो इसमें से 2-3 ही सही कर पाएंगे। इसका लेवल इतना हाई होता है। तो ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली एग्जाम टफ होता है, लेकिन थोड़ा ही टफ होता है। किसी ने अगर बीए एमए ईमानदारी से किया है और 2-4-6 महीने 8 महीने अच्छे से पढ़ लेता है तो नेट एग्जाम आराम से निकाल सकता है। लेकिन नेट एग्जाम भी आपकी गारंटी नौकरी की नहीं है, बीएड भी आपकी नौकरी की गारंटी नहीं है, और आपका जो है बीटीसी भी नौकरी की गारंटी नहीं है। उसके बाद आपको पढ़ना होता है और एग्जाम्स निकालने होते हैं। ये सब के सब आपको केवल फॉर्म भरने के एलिजिबल बनाते हैं, बाकी आपको अपने सब्जेक्ट के हिसाब से अपनी तैयारी करनी पड़ती है। फिर क्वेश्चन आता है कि सर आप क्या सजेस्ट करते हैं। हमसे 2-4 बच्चों ने कहा कि सर आप क्या सजेस्ट करेंगे। तो बेटा मैं आपको अगर अपने तरीके से मैं सोच के बताऊं तो बीएड जो होता है, मुझे ऐसा लगता है कि हर एक स्टूडेंट, जैसे मेरा जो स्टूडेंट है इंग्लिश से तैयारी कर रहा है, तो मैं उसके लिए ये कहना चाहूंगा बेटा कि अगर थोड़ी सी भी ऐसी तुम्हें लगती है कि तुम्हें थोड़ा सा फैमिली सपोर्ट जो है हो सकता है जल्दी छूट जाए, फैमिली उतना अच्छे से सपोर्ट ना कर पाए लंबे समय के लिए, तो मैं ये कहूंगा कि जैसे ही आप बीए कर लिया आपने, अगर बीए करने के बाद आप बीएड कर लेते हैं तो द बेस्ट है। उसके बाद आप एमए करिए और तैयारी अपनी करते रहिए। क्यों? बीए प्लस बीएड रहेंगे तो आप टीजीटी के एग्जाम भी दे लेंगे, एमए करेंगे तो एमए के बाद आप पीजीटी के दे लेंगे, प्लस आप नेट के दे लेंगे। तीनों आप देते रहेंगे तो हो सकता है आने वाले 2 साल में कोई ना कोई एक आपका क्लियर हो जाए। तो आपको ये क्लियर हुआ तो नौकरी मिल जाएगी टीजीटी पीईटी, और नेट क्लियर हुआ, जेआरएफ आपने निकाल लिया तो आपको पीएचडी करने के लिए प्लस आपको रिसर्च के साथ स्कॉलरशिप भी, आपको फेलोशिप मिलेगी। तो ये फायदा होता है बीए प्लस बीएड प्लस एमए। इसी को अगर हम दूसरे तरीके से कहें तो बीए तो आप कर लिया, उसके बाद आपने एमए कर लिया, एमए करने के साथ आप नेट देते रहिए, नेट जेआरएफ का एग्जाम देते रहिए, प्लस साथ में आप बीएड करते रहिए, बीएड करते रहिए। 2 साल नेट जेआरएफ देंगे, 2 साल बीएड भी पैरेलल में आप करते रहेंगे। बीएड समाप्त होते होते तक हो सकता है आपका जेआरएफ या नेट निकल जाए, अगर आपने बीए एमए मन से किया हुआ है तो नेट जेआरएफ निकल जाएगा, प्लस आपका बीएड कंप्लीट हो जाएगा। और इतनी आपकी तैयारी हो जाती है अपने सब्जेक्ट की कि आप जैसे ही टीजीटी पीजीटी के एग्जाम्स के फॉर्म भरते हैं तो 90% चांस रहता है कि आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो ही जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। मैं तो यही कहूंगा कि आप नेट जेआरएफ और बीएड दोनों के लिए जाइए। आप मास्टर्स कर रहे हैं तो बीएड करिए और नेट जेआरएफ की तैयारी करते रहिए, और अगर आपने बीएड कर लिया ऑलरेडी और एमए भी कर लिया है तो आप दोनों की साथ में तैयारी करिए। अगर आपने केवल ग्रेजुएशन बीएड किया है तो आप मास्टर्स करते रहिए और साथ में अपने टीजीटी पीजीटी की तैयारी आप करते रहिए। कंपटीशन बेटा बहुत टफ है, हर दिन बढ़ता जा रहा है। आपको बहुत सारे लोग होंगे जो आपको बहुत बताएंगे कि 4 महीने में 6 महीने में निकल जाएगा, मैं गारंटी लेता हूं। ऐसे गारंटी वाले लोग लेते रहेंगे, लेकिन आपका बेटा इतना आसान नहीं होता। हाँ निकलता भी है, मैं इस बात से भी इनकार नहीं करता, लेकिन आप उनके बैकग्राउंड में जाके देखोगे। जैसे मान लो अभी मैं आज आपको कहूं कि मैं एक एग्जाम में बैठा और मैंने सिर्फ 3 महीने पढ़ाई की, मैंने निकाल लिया, तो बेटा ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ 3 महीने पढ़ा है, उसके पहले जो मैंने 15 साल पढ़े हैं वो तो मैंने आपको कभी बताया ही नहीं, मैंने लास्ट के 3 महीने बताए हैं। तो ऐसा नहीं है, कोई भी चीज इतनी आसान नहीं होती। हाँ लेकिन आदमी से बढ़कर कुछ भी नहीं है, इतना टफ भी नहीं होता। चाहिए तो आपको धैर्य
और आपको क्या चाहिए, कंटिन्यूटी चाहिए। धैर्य के साथ, निरंतरता के साथ आप पढ़ाई करेंगे तो कोई भी कंपटीशन टफ नहीं होता है। लेकिन कोई भी कंपटीशन को आप हल्के में लेकर के, ओवर एस्टिमेट करके अगर आप चलेंगे, वहां भी आपको असफलता मिल सकती है। जरूरी नहीं है, कुछ लोगों को सफलता मिल जाती है तो आप उदाहरण देते हैं, अरे सर उसने तो ऐसे किया, 6 महीने में फला से पढ़ लिया, उनसे पढ़ लिया। हमें क्या होता है, हमें पूरी बातें बताई नहीं जाती हैं। पूरी बातें अगर हमें बता देंगे तो प्रलोभन देने वाले वो आपको जोड़ कैसे पाएंगे। अगर मान लीजिए मैं अपने प्लेटफॉर्म पर अभी हमारे 5 बच्चे 10 बच्चे सेलेक्ट होकर आ जाएं, मैं कहूं कि पिछले कोर्स में मैंने 6 महीने पढ़ाए थे 6 मंथ्स में और ये लोग सिलेक्ट हो गए, कहीं ना कहीं ये मैं हाइपरबोलिक स्टेटमेंट दे रहा हूं। क्यों दे रहा हूं, क्योंकि उसके पहले भी वो बच्चे जुड़े होंगे, कहीं और से पढ़ के आए होंगे, कुछ ना कुछ तो किया होगा। 6 महीने में कर पाना थोड़ा सा मुझे डिफिकल्ट लगता है, ओवर एग्जैगरेटेड स्टेटमेंट मुझे लगता है, लेकिन लोग देते हैं, उनकी अपनी स्टाइल है। मेरा तरीका यह है कि मैं बिल्कुल कहता हूं कि अगर आप 3 महीने 6 महीने में आप सोच करके कहीं पर ज्वाइन कर रहे हैं और आपको बेस आपका अगर स्ट्रांग नहीं है, अगर आपने ग्रेजुएशन मास्टर सही से नहीं किया है, तो ये इम्पॉसिबल है, 6 महीने में आप नहीं निकाल सकते, ये ध्यान रखिएगा। तो अभी से लग जाइए, अभी से मेहनत करिए। ग्रेजुएशन में है तो अभी से लग जाइए, मास्टर्स में है तब से लग जाइए। जब से भी आप लगेंगे, अगर आप 0 पे होंगे और आपने एकदम निश्चित कर लिया कि मुझे निकालना है, तो 2 से 3 साल आपको लगेंगे और आपके हाथ में एक नौकरी होगी। लेकिन 2-3 साल आपको सब कुछ भूलना पड़ेगा, केवल और केवल पढ़ाई याद करनी पड़ेगी। तो चलिए, ये तो मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि बीएड करें कि बीटीसी डीएलएड करें या सर हम नेट जेआरएफ करें, तो ये तो रहा आपका छोटा सा, हमने एक वीडियो बना दिया। पूरा वीडियो ध्यान से देख करके आप समझ लीजिएगा 1-2 बार क्या आपको करना चाहिए और खुद अपना निर्णय लीजिएगा। और बाकी यहाँ पर आपको टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ की क्लासेस आपकी चलती हैं, और इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए ग्रेजुएशन और मास्टर्स की भी क्लासेज इसीलिए चलाई जा रही हैं कि अगर हमारा कोई बच्चा ग्रेजुएशन से हमसे जुड़ रहा है तो ग्रेजुएशन मास्टर्स के पूरे कोर्स करते करते मैं गारंटी देता हूं कि मास्टर्स करने के 1 साल के अंदर नेट या जेआरएफ वो निकाल चुका होगा, अगर वो इस प्लेटफॉर्म पर लगातार बने रहता है तो ठीक है। चलिए, हम एक वीडियो लेकर आएंगे जहां पर हम आपको इंग्लिश सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में आपको बताएंगे कि यूपी टीजीटी का क्या सिलेबस है, यूपी पीजीटी का क्या सिलेबस है, और उसके बाद नवोदय विद्यालय केंद्रीय विद्यालय का क्या सिलेबस है, पेपर पैटर्न क्या है, इन पर भी हम आपको वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक आप क्या करिए, इसको ध्यान से देखिए और अपना डिसीजन लेकर के मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप क्या कर रहे हैं और आगे आप क्या करना चाहते हैं, ताकि आइडिया लगे कि हमारे बच्चे जो हमसे जुड़े हुए हैं या जो हमको देख रहे हैं वो अपने लाइफ में क्या बनना चाहते हैं इसमें से। ठीक है, तो चलिए, आप तब तक मेहनत भी करते रहिए और अपने बारे में मुझे बताइएगा कमेंट में। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।